जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। देखिए ब्लड के पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे ब्लड के बारे में बेसिक जानकारियाँ और ब्लड के कंपोजिशन के बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सब के बारे में हम लोग जान लिए थे डिटेल से। आज देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी जो है इसके भी दो पार्ट होते हैं। अब देखते हैं कि दो पार्ट कौन कौन सा होता है। तो दो पार्ट देखिए कौन कौन सा होता है। पहला पार्ट होता है कनिकामय, यानी ये कण के समान होता है। क्या होता है? कण के रूप में होता है। और दूसरा क्या है? अकनिकामय। क्या है? अकनिकामय। क्या है? अकनिकामय है। तो देखिए कनिकामय तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार कौन कौन सा हो? एसिनोफिल्स, ठीक है, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब इस सब के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। देखिए एसिनोफिल्स में कौन सा वर्णक पाया जाता है? इयोसिन वर्णक। एसिनोफिल्स में इयोसिन नाम से रिलेटेड है, समझ में आ जाएगा। बैसोफिल्स में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मेथिलीन ब्लू। कौन सा? मेथिलीन ब्लू। जबकि न्यूट्रोफिल्स में कोई खास वैसा वर्णक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कौन कौन सा चीज़? एसिनोफिल्स में इयोसिन वर्णक और बैसोफिल्स में मेथिलीन ब्लू वर्णक और न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स को। अगर पूछेगा, और अगला हम देख लेते हैं अकनिकामय। अकनिकामय भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए हमारे ब्लड में होता है, क्या चीज़ होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जैसे ही कोई बीमारी बाहर से अंदर प्रवेश करता है तो वो क्या करता है? उसको पहचानता है, देखता है कि अरे इधर ये कौन आ गया है, तो वो क्या करता है? लिम्फोसाइट को जगाता है। लिम्फोसाइट सोया रहता है, लिम्फोसाइट को जगाता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? उस बीमारी को मार देता है, हमला करके मार देता है। और जब बीमारी मर जाता है तो उसको खा पी के ख़त्म करने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। कौन करता है? मोनोसाइट। इसलिए मोनोसाइट का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। मोनोसाइट का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा। तो इसके बारे में समझ लिए। देखिए सबसे पहले बीमारी को देखता कौन है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जगाता है लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या करता है? मार देता है। और जब मर जाता है तो उसको खा पी के ख़त्म करने का काम क्या करता है? मोनोसाइट। इसलिए मोनोसाइट का आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जब हमारा शरीर HIV से संक्रमित हो जाता है तो हमारे शरीर का लिम्फोसाइट का T सेल, यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही मारने का काम करता है। तो लिम्फोसाइट का T सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। क्या होता है? डैमेज हो जाता है। तो हमारे बीमारी से लड़ने की क्षमता घट जाता है, ठीक है। अब इधर हम लोग देख लेते हैं। अगर कहेगा कि WBC में सबसे बड़ा सबसे बड़ा कण कौन होता है? तो होता है मोनोसाइट, ठीक है। या फिर अगर पूछे कि WBC के अकनिकामय में सबसे बड़ा कौन होता है? तो भी मोनोसाइट, ठीक है। लेकिन कहेगा कि अकनिकामय में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो लिम्फोसाइट। जबकि कनिकामय में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। कौन सा पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। और अगर कहेगा कि कनिकामय में सबसे कम कौन होता है? तो बैसोफिल्स। कौन होता है? बैसोफिल्स। हम लोग सारी जानकारी देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लिम्फ जिसे क्या कहते हैं? लसिका तंत्र। लसिका तंत्र क्या है? इसके बारे में लसिका तंत्र क्या है? यह हमारे शरीर में एक रंगहीन चिपचिपा पदार्थ है। क्या? रंगहीन चिपचिपा पदार्थ है। और इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिस कारण इसका रंग भी लाल नहीं होता, इसलिए यह रंगहीन होता है। देखिए लिम्फ हम देखने का एक जगह बताते हैं। जब आप रोड पे गिरते हैं और अगर कम छिलाया है, ठीक है, तो देखिएगा तुरंत ब्लड नहीं निकलेगा। तो गिरने के साथ छिलाने के बाद जो उजला वाला भाग दिखता है उसको क्या कहते हैं? और वहाँ पे लस्सी जैसा निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लिम्फ। उसी को कहते हैं लिम्फ। बाद में ब्लड आता है धीरे धीरे। और लिम्फ चिपचिपा क्या होता है? लिम्फ क्या होता है? रंगहीन चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? लिम्फ में कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। यह अस्थायी जल का संचय करता है। क्या? अस्थायी जल का संचय करता है, ठीक है। यानी जो जल हमारे शरीर में है उस जल को संचय नहीं करता, अस्थायी रूप से करता है। अस्थायी रूप से जल का संचय करता है। यह संक्रमण से रक्षा करता है, ठीक है। जबकि अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा लिम्फ किसका होता है, तो किसका होता है? एस्पिलिन का। सबसे बड़ा लिम्फ किसका होता है? एस्पिलिन का। फाइलेरिया में क्या होता है? हमारा लसिका तंत्र ही प्रभावित हो जाता है। क्या होता है? फाइलेरिया में हमारा लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसलिए ससुरा फाइलेरिया खुद तो बीमारी है ही है, दूसरों को भी बुला लेता है। क्या कि हमारा लसिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है।
अगला देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अब देखते हैं कि ब्लड थक्का कैसे बनता है। क्या देखते हैं कि ब्लड थक्का कैसे बनता है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग कितना स्टेप में होता है, 4 स्टेप में। कितना स्टेप में, 4 स्टेप में। सबसे पहले जब कहीं कटता है तो हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब रहते हैं। तो हमारा प्लेटलेट्स जो होता है वो वायु को संपर्क में जाता है। वायु को संपर्क में जैसे ही जाता है तो वो क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर में कैल्शियम भी उपस्थित रहता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम के साथ मिलके क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है। किसको करता है, ये ससुर सोया रहता है और प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, जगाता है। जैसे ही जगता है तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन। क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन। क्या हो जाता है नाम, थ्रोम्बिन। और उसके बाद जब थ्रोम्बिन हो जाता है उसका नाम, तो थ्रोम्बिन हमारे शरीर में उपस्थित जो ब्लड रहता है उसमें प्रोटीन भी रहता है। तो थ्रोम्बिन हमारे शरीर के फाइब्रिनोजन प्रोटीन से मिलके क्या बना लेता है, फाइब्रिन। अरे फाइब्रिन जालीनुमा संरचना हो जाती है। क्या हो जाता है, फाइब्रिन क्या हो जाती है, जालीनुमा संरचना हो जाती है। ये जालीनुमा संरचना बना लेती है तो उसके बाद फिर ब्लड के साथ जो निकलते रहता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब उस जाली में फंस जाता है। फंस जाने के बाद हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं रक्त थक्का। क्या कहते हैं, रक्त थक्का। और धीरे धीरे उस पर पपड़ी जम जाता है। उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे सेल डिवीजन के द्वारा घाव खत्म हो जाता है तो पपड़ी उजड़ जाता है। ठीक है। अब सोच रहे एक हिपेरिन। हिपेरिन इस सभ्य पर अकेले भारी पड़ता है। हिपेरिन क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड जमने नहीं देता है, इसलिए इसे कहते हैं एंटी क्लॉटिंग एजेंट। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉटिंग एजेंट बोलते हैं। ये जब ये उपस्थित रहता है अंदर में तो ये सब पर भारी पड़ता है, इस सब को धमका के रखता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही हमारा शरीर कटता है तो हिपेरिन वायु के संपर्क में आते ही मर जाता है। जब हिपेरिन मर जाता है तो ये सब चारों प्रोसेस के द्वारा हमारा ब्लड थक्का बन जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा कि रक्त जमने में मदद कौन कौन सा करता है। क्या रक्त जमने में कौन कौन सा चीज़ मदद करता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि रक्त जमने में मदद। अगर पूछेगा रुधिराणु कौन सा मदद करता है तो क्या होगा, प्लेटलेट्स। अगर पूछेगा प्रोटीन कौन सा करता है तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर पूछेगा तत्व या धातु कौन सा करता है तो कैल्शियम। और कहेगा कौन सा विटामिन रक्त जमने में मदद करता है तो ये हो जाएगा विटामिन के। कौन सा हो जाएगा, विटामिन के। अब एक वर्ड आता है हेमरेज। हेमरेज किसे कहते हैं, हेमरेज जब हमारे शरीर में विटामिन के की अधिकता हो जाती है, विटामिन के जब अधिक हो जाता है तो वो क्या होता है, नसों में जगह छेकने लगता है। और नसों में जब जगह छेकने लगता है तो ब्लड को पास होने का जगह नहीं मिलता है और वो प्रेशर से जाता है तो क्या होता है, नस फट जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हेमरेज। क्या बोलते हैं, हेमरेज। ये हेमरेज अक्सर कहाँ देखने मिलता है, ब्रेन में देखने के लिए मिलता है। हेमरेज अक्सर कहाँ देखने के लिए मिलता है, ब्रेन में। क्यों, ब्रेन की नसें जो होती है ना बहुत पतली होती है। क्या होती है, बहुत पतली होती है। इसलिए हेमरेज का ज़्यादा खतरा ब्रेन में बना हुआ रहता है। इसलिए सर उसको बचा के रखना चाहिए। और सर में सेल डिवीजन भी नहीं होता, सब विपत्ति मस्तिष्क पर है। अब देख लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जो जो किया था वो सबको बनाता कौन है, तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, इस सब को कौन बनाता है, हमारा लीवर। अब बनाने के बाद छोड़ देता है, ब्लड में मिल जाता है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर। ये वैज्ञानिक थे बायोलॉजी में। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप का खोज किया था सबसे पहली बार। कब किया था, 1902 में। और इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप का खोज किया था। कौन कौन, ए, बी और ओ। जबकि चौथा ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसका खोज किसने किया था, कोस्टल एवं अस्टुलरी ने किया था। किसने किया था, कोस्टल एवं अस्टुलरी। और वो 1937 में किया था ए बी का खोज, ए बी ब्लड ग्रुप का खोज। अब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप का जब खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने पहली बार। तो एंटीबॉडी और एंटीजन भी उसी में रहता है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन का खोज भी किसने किया होगा, लैंडस्टीनर। यानी एंटीबॉडी तथा एंटीजन दोनों में कौन आ जाएगा, लैंडस्टीनर। कौन आ जाएगा, लैंडस्टीनर ही खोज किए हैं। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं, अब देखते हैं कि लोग ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगाता है डॉक्टर साहब। ठीक है, कि डॉक्टर लोग ब्लड ग्रुप का पता कैसे लगाता है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लड ग्रुप निकालने के लिए या देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड होता है। अब ब्लड में जो चीज़ होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी होता है। लेकिन हमारा ब्लड ग्रुप निकालने में सिर्फ आरबीसी का जरूरत पड़ता है। तो हम यहाँ सिर्फ आरबीसी को लिए हैं। ठीक है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है।
क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, एंटीजन। आरबीसी के बाहर क्या पाया जाता है, एंटीजन। देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन, इसको याद कैसे रखिएगा। देखिए एंटीबॉडी 8 अक्षर का है और एंटीजन 7 अक्षर का है। तो संकेत याद रखिएगा कि एंटीबॉडी को छोटका से करते हैं, यानी जिसमें जो बड़ा है उसको छोटका से करते हैं, जो छोटा है उसको बड़का से करते हैं। और दोनों दो दो गो होता है। एंटीबॉडी ए बी होता है और एंटीजन भी ए बी होता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो एंटीजन के द्वारा। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके द्वारा होता है, एंटीजन के द्वारा। अब देखिए कि ब्लड ग्रुप दिखता कैसे है। देखिए ब्लड लेके, अब ब्लड लेने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से क्या होता है, देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से ब्लड के आरबीसी को देखा जाता है। अगर देखने के बाद ए जैसी संरचना बाहर दिखती है तो उसमें कौन सा एंटीजन होता है, ए। कौन सा एंटीजन होता है, ए। और एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। जब एंटीजन इसमें ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। जबकि एंटीबॉडी कहेगा तो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंटीबॉडी कौन हो जाएगा, बी। उसी तरह से ब्लड लेने के बाद माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आरबीसी के बाहर जब ये कर्व जैसी संरचना रहती है तो उसमें एंटीजन कौन सा हो जाएगा, बी। एंटीजन जब बी हो गया तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। और उसमें एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा एंटीबॉडी हो जाएगा, ए। अब देखिए फिर जब अगर किसी का ब्लड लेने के बाद माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चलता है कि उसके आरबीसी के बाहर कर्व और ए जैसी दोनों आकृति है, तो क्या उसमें दोनों एंटीजन है। और एंटीजन दोनों है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी क्या होता है, नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब एंटीबॉडियाँ कोई नहीं पाया जाता है तो इसमें ससुरा मार करने या लड़ने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अब अगला देखते हैं ओ के बारे में। जब किसी को ब्लड ग्रुप लेने के बाद और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उसके आरबीसी के बाहर कोई संरचना नहीं दिखती, यानी ना तो ए जैसा दिखता है ना तो कर्व दिखता है। जब यानी दोनों में से कोई नहीं दिखता है, यानी उसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो कोई एंटीजन नहीं रहता तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ओ। क्या हो जाता है, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब बताइए कि जब इसमें ब्लड कोई एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी दोनों होगा। एंटीबॉडी कौन होगा, दोनों होगा। तो हम लिख देते हैं एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। अब देखिए इसको कहा, ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है, किसी से भी ले लेगा, मार नहीं होगा। जबकि ओ को कहा जाता है सर्वदाता। सर्वदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी दोनों होता है, एंटीबॉडी दोनों होता है और एंटीजन कोई नहीं होता। ठीक है, तो दोनों रहेगा तो किसी को भी चढ़ा देगा तो ए वाला ए से मिल जाएगा और बी वाला बी से मिल जाएगा और मार नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही और ओ को कहा जाता है सर्वदाता। आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है, देखिए जब कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर साहब ने ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे थे तो वो एक बंदर के ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसको देख रहे थे। तो उसके ब्लड में क्या हुआ कि ये ए जैसी आकृति दिखने के अलावा ए भी दिखा, ये कर्व भी दिखा, इसके अलावा उनको एक और चौकोर आकृति भी दिखी। ये जो चौकोर आकृति है ये चौकोर आकृति भी देखी। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उसी बंदर के नाम पर जिसमें ये दिखा उसको दे दिए आर एच पॉजिटिव। क्या दे दिए, आर एच पॉजिटिव। और जिसमें नहीं दिख रहा था ये बोला उसको दे दिए आर एच निगेटिव। उसको क्या दिए, आर एच निगेटिव। भारतीय जितना भी होता है लगभग सभी क्या होता है, आर एच पॉजिटिव होता है। सारे आर एच, बहुत कम होते हैं जो कि आर एच निगेटिव होते हैं, यानी इसलिए भारतीयों में उतना समस्या नहीं है। और ये बंदर कहाँ का था, अफ्रीका का बंदर था। कौन सा, रिसस बंदर का नाम पर रखा गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग का है कि आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में जब हम शादी करवा देंगे, ठीक है, दोनों में जब शादी करा देंगे तो उसका क्या होगा, पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो जाएगा, जबकि दूसरा बच्चा या तो मर जाएगा पैदा होने के बाद या तो मरा हुआ पैदा होगा। इसकी संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। ठीक है, इसी कारण देखिए कि कभी कभी किसी व्यक्ति को एक बच्चा होकर रह जाता है, तो वो किसके कारण होता है, आर एच फैक्टर के कारण होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। लेकिन ये सबका नाम जानता कहाँ कोई, सीधा कहता कि नहीं होता। अगला है ब्लड से संबंधित है, 2 बीमारी है, थैलीसीमिया है और हीमोफीलिया है। ये 2 क्या है, अनुवांशिक बीमारी है, ब्लड से संबंधित अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, क्या है, ब्लड से संबंधित अनुवांशिक बीमारी है।
हम लोग इसे देख लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला है रक्तादान। रक्तादान किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना ब्लड देता है तो उसे कहते हैं रक्तादान। ठीक है, क्या कहते हैं? रक्तदान। और एक बार में एक आदमी 1 यूनिट से अधिक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, यानी लगभग 250 ml। ठीक है। और ब्लड बैंक पर कितना डिग्री पर ब्लड रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में ब्लड 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ध्यान दीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। इसी तरह से अब एक बार हम लोग शॉर्ट में एकदम तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे थे WBC। WBC के बारे में 2 प्रकार के होते हैं, एक कनिकामय होता है और एक अकनिकामय होता है। एक कनिकामय और दूसरा अकनिकामय। कनिकामय 3 प्रकार के, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एसिनोफिल्स में एओसिन वर्णक पाया जाता है, जबकि बेसोफिल्स में मेथिलीन ब्लू नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स के। अगर पूछ दिया कभी कि WBC के कनिकामय में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स के। किसकी? न्यूट्रोफिल्स के। जबकि कहेगा कि कनिकामय में सबसे कम संख्या किसकी होती है, तो होता है बेसोफिल्स के। अब चलते हैं अकनिकामय। अकनिकामय 2 प्रकार का, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। हमारा एंटीबॉडी बीमारी की पहचान करता है, लिम्फोसाइट मार देता है, जबकि मोनोसाइट खा पी के खत्म कर देता है, इसलिए मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा हो जाता है। अगर कहेगा WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो मोनोसाइट। किसका होता है? मोनोसाइट। और HIV में क्या होता है, हमारा लिम्फोसाइट का ही T सेल प्रभावित हो जाता है। ठीक है, बीमारी को कारण मारने का काम मेन लिम्फोसाइट का T सेल ही करता है। जब HIV से कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसका T सेल डैमेज हो जाता है, अतः वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिस कारण उसे अधिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगला देखते हैं। अगला है लिम्फ। लिम्फ क्या है? एक रंगहीन चिपचिपा पदार्थ है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस उपस्थित रहता है। यह अस्थायी जल का संचय करता है, संक्रमण से रक्षा करता है। सबसे बिगेस्ट लिम्फ किसका होता है? एस्पिलिन का होता है। फाइलेरिया में क्या होता है, हमारा लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। फाइलेरिया में हमारा लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। अब देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का जमना, यानी जब कट खुट जाता है तो ब्लड कैसे रुकता है, वो 4 स्टेप में रुकता है। सबसे पहले कटने के बाद जब हमारा प्लेटलेट्स जो कि ब्लड में रहता है वो वायु से मिलता है तो क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर के कैल्शियम से मिलता है और मिलने के बाद प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है, ये सोया रहता है। जैसे ही ये उठ जाता है इसका नाम हो जाता है थ्रोम्बिन। ठीक है, उसके बाद थ्रोम्बिन हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटीन से मिलके क्या बना लेता है? फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन जालीनुमा संरचना हो जाती है। जब ये जालीनुमा संरचना हो जाती है तो उसमें हमारा जो ब्लड निकलते रहता है उससे के साथ रुधिराणु भी निकलता है, तो वो फंस जाता है। रुधिराणु में कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इस प्रकार रक्त का बहना बंद हो जाता है और रक्त का थक्का जम जाता है। एक होता है हिपेरिन। हिपेरिन को बोलते हैं एंटीक्लोटिन। ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, ये अंदर में सब इसको धमका कर रखता है। ठीक है, लेकिन जब कट जाता है तो हिपेरिन जैसे ही वायु के संपर्क में आता है मर जाता है और हमारा रक्त का छक्का जम जाता है। कितना होशियार भगवान थे, एकदम सब चीज़ मैनेज करके हैं। अगला है रक्त जमने में मदद कौन कौन सा करता है? रुधिराणु पूछेगा तो प्लेटलेट्स, प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, तत्व या धातु पूछेगा तो कैल्शियम, विटामिन पूछेगा तो के। हेमरेज बता दिए हैं कि जब विटामिन के की अधिकता हो जाती है तो ब्लड को बहने में क्या होता है? अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर के कारण जब नस फट जाता है उसी को कहता है हेमरेज। ये अक्सर कहाँ देखने को लिए मिलता है? मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क की नसें अत्यधिक पतली होती है। अब है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है निर्माण, लीवर में, लेकिन ये बाद में ब्लड में मिलके ब्लड के साथ रहता है। अगला है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर एवं बिनर ने किया था। कब? 1902 में। A, B और O ग्रुप के खोज किया था, जबकि चौथा ग्रुप जो है कोस्टल एवं अस्टुल्डी के द्वारा खोजा गया था। कब? 1937 में। वो ब्लड ग्रुप कौन था? AB था। जब ब्लड ग्रुप का खोज लैंडस्टीनर ने किया तो ब्लड के अंदर ही एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं, तो एंटीबॉडी तथा एंटीजन का खोज भी किसने किया? लैंडस्टीनर ने ही किया। किसने किया? लैंडस्टीनर ने किया। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हैं। तो ब्लड के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी 2 गो होता है, एक स्मॉल ए और स्मॉल बी। RBC में पाया जाता है एंटीजन, एंटीजन भी 2 गो होता है, A और B। याद रखने का तरीका बता दिए हैं कि एंटीबॉडी में 8 अक्षर है तो बड़का को छोटका से डिनोट करेंगे, और एंटीजन में कम लेटर है यानी छोटका को बड़का से डिनोट करेंगे। देखिए ब्लड ग्रुप लेने के बाद जब RBC को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसके बाहर जब A जैसी आकृति रहती है तो उसमें एंटीजन O होता है, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप A हो जाता है, जबकि इसमें एंटीबॉडी कौन होगा? B होगा। और जब देखने के बाद कर्व जैसी आकृति RBC के बाहर दिखती है तो उसमें एंटीजन B हो जाएगा और उसका ब्लड ग्रुप B हो जाता है, और जबकि
एंटीबॉडी ए हो जाएगा। ए बी में अगर दोनों प्रकार का दिखता है, ए जैसा भी दिखता है, कर्व भी दिखता है, तो इसमें एंटीजन दोनों हो गया, इसलिए ब्लड ग्रुप इसको कहते हैं ए बी। इसी को सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, किसी में चढ़ा दो मार नहीं होगा। अगला है ओ, जब ब्लड के आरबीसी को देखने के बाद बाहर में ना तो ए जैसी आकृति दिखे और ना ही कर्व आकृति दिखे, तो कुछ नहीं रहता, उसको क्या कह दिया जाता है ओ। उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है ओ। और इसमें एंटीबॉडी क्या होता है, दोनों होता है। क्या होता है, दोनों एंटीबॉडी होता है। इसीलिए दोनों एंटीबॉडी होता है, तो इसको किसी में भी चढ़ा दीजिए। एक जब इसको ए में चढ़ा दीजिएगा तो ए वाला से दोस्ती कर लेगा, मार नहीं होगा। बी में चढ़ा दीजिएगा, बी वाला से दोस्ती कर लेगा, मार नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार विशेष प्रकार की प्रोटीन है। देखिए हमारे ब्लड में जितने चीज़ पाए जाते हैं लगभग चीज़ प्रोटीन है। आरबीसी क्या है, प्रोटीन है। डब्ल्यूबीसी क्या है, प्रोटीन है। प्लेटलेट्स क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। आरएच फैक्टर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है। यानी इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर के निर्माण में प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यानी सोच हर जगह प्रोटीन मौजूद रहता है। क्या है, हर जगह प्रोटीन मौजूद रहता है। देखिए ये ए जैसी आकृति या कर्व आकृति के अलावा जो चौकोर आकृति दिखती है उसी को नाम दे दिया गया आरएच फैक्टर। ये किस में देखा गया था, अफ्रीका के रिसस बंदर में देखा गया था। जिसमें रहता है वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं रहता आरएच नेगेटिव। भारत के सभी लोग लगभग आरएच पॉजिटिव है, इसलिए भारत में उतनी समस्या नहीं है। ठीक है, अगला है आरएच फैक्टर का। जब आरएच नेगेटिव से शादी करा देंगे तो पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा का पैदा होने के बाद मर जाएगा या मरे हुए होने की संभावना। इस घटना को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और रक्त से संबंधित दो आनुवांशिक बीमारी थैलीसीमिया और हीमोफीलिया। क्या है, रक्त से संबंधित दो आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, अगला है रक्ताधान। रक्ताधान क्या कहते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ब्लड देता है तो उसे कहता है रक्ताधान। ठीक है, और एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट से ज़्यादा ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि उसको अपना शरीर भी बचा के रखना है। 1 यूनिट मतलब 250 ml। और ब्लड बैंक में ब्लड कितना डिग्री पर रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ध्यान रखिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ना कि सेल्सियस पर। तो ये हमारा ब्लड का पार्ट 2 था और यहाँ हमारा ब्लड समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और इसमें यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।